हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे इस चैनल के ऊपर हम लोग ने हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड को एक बार फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, एक बार फिर से क्यों बोल रहा हूं बच्चों, क्योंकि एक बैच ऑलरेडी हम लोग ने खत्म किया था हमारे मेन चैनल पे, यानी हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स वाले चैनल पे। सही है, तो वहां पे भी कुछ लेसन हुए थे, कुछ लेसन नहीं हुए थे, बट इस चैनल पे हम लोग हमारे सारे के सारे चैप्टर्स के सारे लेसन सब लोग कवर कर रहे हैं। सही है, तो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, मैं अभिषेक सिंह आप लोग को पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी, और हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था हमारे बहुत सारे टॉपिक्स। सही है, जिसमें से मैंने आप लोग को 5th लेसन पढ़ाया था, और 5th लेसन के बाद आप लोग की बहुत डिमांड आ रही थी, जिसके वजह से मैंने आप लोग का सेल साइकिल वाला शुरू कर दिया था। सही है, एंड आई नो बहुत ज्यादा गैप हो चुका है बच्चों 11th का लेक्चर आने में, तो अब कंटिन्यू आप लोग को लेक्चर मिलने वाले हैं। इस लेक्चर से बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 6वां लेसन, जो कि बाकी रह गया था, जिसका नाम क्या है, बायोमोलिक्यूल। सही है, बायोमोलिक्यूल इस लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, स्टार्ट करेंगे। दिस इज द लेक्चर नंबर 1। तो पहला लेक्चर है, ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, छोटा सा लेक्चर रखेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे बच्चों कि आखिरकार बायोमोलिक्यूल होते क्या है, कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, कौन से मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस लेक्चर में। सही है, तो छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो हो, लेक्चर होगा ये। सही बात है, ठीक है। बाकी आप लोग को ये सब तो पता ही है, मैंने आप लोगों को हर लेक्चर में बताया हुआ है। कोई डाउट होता है, कोई फीडबैक देना, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, आप यहाँ पे आके मुझसे बातें कर सकते हो, चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखो, बायोमोलिक्यूल क्या होता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बच्चों बायोमोलिक्यूल्स की, तो बायोमोलिक्यूल क्या होता है। बायो मतलब क्या, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और आप लोग अभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो बायो। बायो का मतलब होता है बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही है, और मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, मॉलिक्यूल मतलब क्या, दो एलिमेंट से बना हुआ एक कंपाउंड, उसे हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। सही है, दो एलिमेंट से मिला हुआ कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बच्चों जो भी मॉलिक्यूल मिलेगा, उन मॉलिक्यूल्स को मैं बायोमोलिक्यूल कह सकता हूं। बट शर्त यह है कि वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स बच्चों ऑर्गेनिक होने चाहिए। वो कौन से होने चाहिए, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल होने चाहिए। समझ में आ रही है बात। हम लोग सिर्फ और सिर्फ, ये स्पेलिंग गलत हो गई यार, क्या लिख दिया मैंने, ऑर्गेनिक का स्पेलिंग। हमेशा बच्चों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की ही हम लोग बात करेंगे, समझ रहे हो। हमारे बॉडी के अंदर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं भैया। हमारे बॉडी के अंदर CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है। हमारे बॉडी के अंदर कार्बोनिक एसिड होता है, इनऑर्गेनिक है। हमारे बॉडी के अंदर कार्बोनेट होता है, इनऑर्गेनिक है, समझ रहे हो। हमारे बॉडी के अंदर सोडियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, कैल्शियम आयन होता है, बहुत सारे आयन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, लेकिन ये सब कुछ क्या है, इनऑर्गेनिक है। इनकी बात हम नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ बात करेंगे बच्चों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की। समझ रहे हो, हम लोग सिर्फ बात करेंगे किसकी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक क्या होता है, दैट इज हाइड्रोकार्बन। पढ़ा है ना हम लोग ने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या, जहां पे हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। सही है, तो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे हमारे बॉडी के अंदर, या फिर इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट ले लो, चाहे वो स्नेक ले लो, चाहे वो मॉस्किटो ले लो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग ले लो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलेगा वो किसके अंदर आएगा, बायोमोलिक्यूल में। समझ में आ रही बात। तो बायोमोलिक्यूल का डेफिनेशन समझ में आ गया। बायोमोलिक्यूल का डेफिनेशन क्या है, द living organism having the organic molecule, the organic molecule present in any living organism is known as biomolecule। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरे के पूरे लेक्चर में। सही है, अब देखो दो प्रकार के बायोमोलिक्यूल होते हैं। कुछ बायोमोलिक्यूल बड़े ही छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, जिनका वेट बहुत ही छोटा छोटा होता है, साइज बहुत ही छोटा छोटा, ऐसे मॉलिक्यूल भी मिलते हैं हम लोग को। और कुछ ऐसे मिलते हैं बच्चों जो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े लंबी लंबी चेनें होती हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे भी हम लोग को मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं। इस हिसाब से बच्चों हम लोग ने बायोमोलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। बायोमोलिक्यूल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है बच्चों बायो, सुनेंगे ध्यान से, बायो मैक्रो, या फिर सबसे पहले माइक्रो लिखते चलो, मैं मैक्रो ही लिखते चलो, मैक्रो मॉलिक्यूल। सही है, एक है मैक्रो मॉलिक्यूल, बताता हूं मतलब, और एक है बच्चों बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। अब दोनों के स्पेलिंग में ज्यादा तो डिफरेंस नहीं है, सही है, दोनों के स्पेलिंग में सिर्फ ए और आई का डिफरेंस है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर, इनके फंक्शन में बहुत डिफरेंस है। समझ लो, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में बहुत डिफरेंस है। यहां पे देखो, इट इज अ मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बच्चों बड़ा, ऐसा मॉलिक्यूल जो क्या है, बड़ा है,
जो बहुत ही लंबे लंबे है, बहुत ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मतलब लार्ज इन साइज, ठीक है, यहां लिख दो कहीं पे, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज इन साइज, मतलब बड़े बड़े साइज वाले, बड़े बड़े स्ट्रक्चर वाले जो भी मॉलिक्यूल्स आपके बॉडी में हैं, जो कि ऑर्गेनिक होने चाहिए, ये कंप्लीमेंट्री है जो ऑर्गेनिक होना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि बड़े बड़े साइज में है, वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे बच्चों, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में, सही है। और जो भी छोटे छोटे हैं, ठीक है, माइक्रो मतलब क्या, माइक्रोस्कोप होता है, ये होता है ना, माइक्रोस्कोप मतलब क्या, छोटी चीजों को देखने वाला। सो माइक्रो मतलब क्या, स्मॉल, स्मॉल इन साइज, मतलब जिनका साइज बहुत ही छोटा होगा, ठीक है, जिनका साइज बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा। अब कितना छोटा होगा, कितने साइज वालों को हम लोग कह सकते हैं कि ये मैक्रो है, ये माइक्रो है। जनरली बच्चों, जनरली 10 to 1000, या फिर ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो 1000 डाल्टन। डाल्टन एक यूनिट होती है मास की, ठीक है, मास की, बहुत छोटे मास की एक यूनिट होती है डाल्टन। तो जिसका भी वेट बच्चों 1000 डाल्टन से बड़ा होगा, जिसका भी वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा, वो किसके अंदर आएगा, मैक्रो मॉलिक्यूल में। और जिसका भी वेट 1000 डाल्टन से 1000 डाल्टन से कम होगा, समझ रहे हो, जिसका भी वेट 1000 डाल्टन से कम होगा, वो किसके अंदर आएगा, माइक्रो मॉलिक्यूल में आएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो एक्चुअली इतना 1000 तो होता नहीं है, एक्चुअल में 800 700 800 के करीबी होते हैं आपके माइक्रो मॉलिक्यूल, जितने भी है। समझ में आ रही बात, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं। समझ में आई बात, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है, क्लियर है। अब चलो कुछ नाम पढ़ लेते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल मैक्रो हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल माइक्रो हैं, थोड़ा सा नाम पढ़ लेते हैं। अगर मैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों। सबसे पहला है अपना न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं, दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और एक राइबोन्यूक्लिक एसिड। नाम तो सुना ही होगा। एक है आपके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, और एक आपके राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए, सही है। तो डीएनए और आरएनए ये दोनों बिलोंग करते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड को। अब डीएनए क्या होता है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा बच्चों कि डीएनए इज नथिंग बट अ चेन, ठीक है। डीएनए क्या है, एक चेन है न्यूक्लियोटाइड की, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड छोटे 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 अरेंज हो जाते हैं, बहुत लंबे से अरेंज हो जाते हैं, सही है। और ये सब आगे चले क्या बनाते हैं बच्चों, एक बड़ी सी चेन बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डीएनए या फिर आरएनए, सही है। तो डीएनए इज जस्ट अ पॉलीमर। पॉलीमर पढ़ा है ना, अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आप लोग ने नाम सुना होगा पॉलीमर। पॉलीमर मतलब क्या होता है, एक रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है। पॉलीमर मतलब क्या होता है, पॉलीमर इज अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ छोटे 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 मोनोमर। एक मोनोमर है, यही मोनोमर एक लाइन से अटैच हो गए, यही मोनोमर क्या हो गए हैं, एक लाइन में अटैच हो गए हैं, एंड दिस इज नोन एज दैट इज पॉलीमर, सही है। तो डीएनए एंड आरएनए इज नथिंग बट अ पॉलीमर। समझ रहे हो, ये क्या है, एक दूसरे, ये क्या है, जनरली क्या है, पॉलीमर है। एंड ये किसके अंदर आते हैं बच्चों, मैक्रो मॉलिक्यूल के, बड़े मॉलिक्यूल में। फिर आते हैं अपने प्रोटीन। प्रोटीन इज ऑल्सो मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। बड़े 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 मॉलिक्यूल्स को आगे चल के जोड़ोगे तो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। अब प्रोटीन किससे बनता है बच्चों, प्रोटीन जनरली बनता है अमाइनो एसिड से। बहुत सारे अमाइनो एसिड का एक चेन आप लगा दो, ठीक है, बहुत सारे अमाइनो एसिड का एक चेन आप अरेंज कर दो, दैट इज नथिंग बट अ प्रोटीन, सही है। फिर इसके अंदर और क्या आएगा, इसके अंदर आएंगे बच्चों पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड, ठीक है। पॉलीसैकेराइड क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप से। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक मोनोसैकेराइड, एक ओलिगोसैकेराइड एंड एक पॉलीसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड मतलब क्या, अगर ग्लूकोज या फिर हम लोग कह लो कोई भी शुगर मॉलिक्यूल का सिर्फ एक यूनिट प्रेजेंट है तो वो मोनोसैकेराइड है। मोनो मतलब क्या, सिंगल। तो अगर सिर्फ एक यूनिट प्रेजेंट है तो इट इज अ मोनोसैकेराइड। अगर ज्यादा प्रेजेंट है, जैसे 2 से लेकर 10 तक, ठीक है, 2 से लेकर 10 तक अगर यूनिट प्रेजेंट है, जैसे लैक्टोज हो गया, लैक्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है लैक्टोज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज 2 यूनिट है ना, तो 2 से लेकर 10 तक कितनी भी यूनिट अगर प्रेजेंट होंगी तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग बच्चों ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। व्हाट वी कॉल दिस एज अ ओलिगोसैकेराइड। एंड अगर 10 से ज्यादा प्रेजेंट है, 10 से बड़ी चेन प्रेजेंट है, जैसे स्टार्च हो गया, स्टार्च सुना है ना, प्लांट के अंदर जितना भी ग्लूकोज है वो स्टार्च के फॉर्म में रखा रहता है। जैसे ग्लाइकोजन हो गया, हमारे अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड है। तो ग्लाइकोजन स्टार्च क्या है, इट इज अ बहुत लंबी लंबी यूनिट है ग्लूकोज की, बहुत सारे ग्लूकोज एक ही साथ अरेंज हो गए हैं, एक लंबी सी यूनिट में अरेंज हो गए, एंड दैट इज नथिंग बट अ
ग्लूकोज, या फिर हम लोग कह सकते हैं इट इज कमिंग अंडर पॉलीसैकेराइड्स। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या हो गए, एक ग्लूकोज की बड़ी सी चेन, ग्लूकोज की बड़ी सी चेन किसके अंदर आ गया, पॉलीसैकेराइड्स के अंदर। क्लियर है, समझ में आ गई बात। और क्या क्या आ सकता है, और भी कुछ चीजें आती हैं। चलो अभी इतनी चीज हम लोग को पता है, इतनी चीज हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट बच्चों, अगर हम लोग बात करें माइक्रोमोलिक्यूल की, लेट्स टॉक अबाउट माइक्रोमोलिक्यूल, जो छोटे होते हैं, काफी छोटे होते हैं। न्यूक्लिक एसिड किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड अगर सिंगल प्रेजेंट है तो वो माइक्रोमोलिक्यूल है। अगर आपका न्यूक्लियोटाइड सिंगल प्रेजेंट है तो वो क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल है। सिमिलरली आपका प्रोटीन किससे बना है, अमाइनो एसिड से बना है। तो अगर आपका अमाइनो एसिड सिंगल प्रेजेंट है तो इट कम अंडर माइक्रोमोलिक्यूल। समझ में आ रही बात, इट कम अंडर माइक्रोमोलिक्यूल। फिर आपके पॉलीसैकेराइड जिसमें है, इसमें कौन आएगा, इसमें आएंगे बच्चों मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड। समझ रहे हो, ओलिगोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड किसके अंदर आएंगे, आपके बायो माइक्रोमोलिक्यूल में। अच्छा, एक और आता है इसके अंदर बहुत ही शैतान, दैट इज लिपिड। ठीक है, लिपिड भी आपका किसके अंदर आता है बच्चों, माइक्रोमोलिक्यूल में। लिपिड भी किसके अंदर आएगा, माइक्रोमोलिक्यूल में। ठीक है, एक्चुअली लिपिड बड़ा स्ट्रक्चर होता है, फैटी एसिड और अल्कोहल से बना हुआ स्ट्रक्चर है, बट इट्स कम अंडर माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे बच्चों, एक एक को अच्छे अच्छे से आराम से डिस्कस करेंगे। सो इतनी चीज समझी है, आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि क्या होता है माइक्रोमोलिक्यूल और क्या होता है मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल मतलब क्या, जिसकी साइज ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 1000 डाल्टन से ज्यादा है। 1000 डाल्टन से ज्यादा में कौन कौन सी चीजें आ गई, 1000 डाल्टन से ज्यादा में आपके आ गए प्रोटीन्स आ गए, आपके न्यूक्लिक एसिड्स आ गए, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, न्यूक्लिक एसिड में आरएनए आ गया, उसके बाद आपके पॉलीसैकेराइड्स आ गए, बड़े बड़े स्ट्रक्चर वाले स्ट्रक्चर्स आ गए। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चेन आ गए। पॉलीसैकेराइड्स में कौन कौन होंगे, पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च आ सकते हैं, ग्लाइकोजन आ सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो पॉलीसैकेराइड्स में आती हैं। सही बात है, इतना हो गया। देखो मैं खुद से बातें कर रहा हूं और आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, सही है। तो ये चीजें हो गई मैक्रोमोलिक्यूल की। ठीक है, मैक्रो की हो गई। माइक्रो की बात करें तो माइक्रो में क्या आएगा, न्यूक्लियोटाइड आएगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड किससे आगे चल के बनाता है, न्यूक्लिक एसिड को ना, तो न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा मैक्रो में, माइक्रो में। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से क्या बनता है बच्चों, प्रोटीन बनते हैं ना, तो अमाइनो एसिड क्या किसके अंदर आएगा, माइक्रोमोलिक्यूल में, छोटे छोटे यूनिट है। मैक्रो मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स सब किसके अंदर आएंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल में। और एक आपका लास्ट आएगा दैट इज लिपिड। क्लियर है, क्लियर है, इतने नाम याद हो गए, इतनी चीजें याद हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, चलेगा। चलो वेरी गुड। अब चलते बच्चों अपन आगे। अब अपन समझते हैं थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में, आ जाओ पढ़ते। प्रोटीन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अवर बॉडी। हमारे बॉडी का अगर आपसे पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कहीं पे भी, चाहे कभी आप कौन बनेगा करोड़पति में चले जाओ, और अगर आपसे अमिताभ बच्चन जी ये क्वेश्चन पूछे कि हमारे बॉडी में सबसे एसेंशियल कौन सी चीज है, क्या वो डीएनए है, 4 ऑप्शन देंगे ना आपको, क्या वो डीएनए है, क्या वो आरएनए है, क्या वो प्रोटीन है, क्या वो शुगर है, तो आपका जवाब क्या देना है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन इज द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन अवर बॉडी, क्योंकि प्रोटीन बच्चों अपने बॉडी में एंजाइम का भी काम करता है, हार्मोन का भी काम करता है। समझ रहे हो, कहीं कहीं पे वो कैटालिटिक रिएक्शन भी दिखाता है, कहीं कहीं पे वो दुनिया भर के काम कर रहा है। समझ रहे हो, कभी कभी वो ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है, मतलब दुनिया भर के काम आपका कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है। समझ में आ रही बात। सो प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अवर बॉडी। समझ में आ रही बात, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोटीन है। सही बात है, समझ में आ गई बात। ठीक है, समझ रहे हो, अगर ये आपको पता होगा तो आप 1 करोड़ जीत जाओगे केबीसी में। सही है, सही है। चलो, प्रोटीन किससे बना है, प्रोटीन इज अ पॉलीमर। मैं लिख सकता हूं प्रोटीन क्या है बच्चों, प्रोटीन एक ऐसा पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होता है, जो छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट से बना हो, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर से आपस में मिलकर बना हो, इट इज नथिंग बट अ पॉलीमर। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमर। छोटे छोटे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमर। क्लियर है, मोनोमर क्या है, मोनोमर वो छोटा स्ट्रक्चर है और बहुत सारे मोनोमर्स एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे, एंड दैट इज नथिंग बट अ पॉलीमर। क्लियर है, सो प्रोटीन इज अ पॉलीमर। और इसका मोनोमर क्या है बच्चों, इसका मोनोमर है अमाइनो एसिड। इसका मोनोमर क्या है, दैट इज अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड से ही आगे चल के प्रोटीन बनता है। प्रोटीन आगे चल के किससे बनते हैं, हमेशा अमाइनो एसिड से ही बनते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही बातें, बहुत अच्छी बात है। अब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आप लोग को। देखो, अमाइनो एसिड्स आर
सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अब मैंने इतना बड़ा सा वर्ड बोल दिया है, आप लोग डर गए होंगे, बट इसका मीनिंग एकदम सेम है। अगर आपको मीथेन पता है, अगर आपको आता है मीथेन का स्ट्रक्चर, तो आप कर सकते हैं अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। क्या होता है मीथेन का स्ट्रक्चर बताओ? एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। सही बात है, मतलब टोटल कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है आपके कार्बन पे। अब इन्हीं हाइड्रोजन को बच्चों आपको सब्स्टिट्यूट करना है किसी दूसरी चीजों से। किस चीजों से बताता हूं मैं आप लोग को। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, बीच में आपका कार्बन है, सही है। ऊपर वाला हाइड्रोजन सेम रख दो, ऊपर वाले हाइड्रोजन को मत छेड़ो, ऊपर वाले हाइड्रोजन को ऐसे रख दो। राइट वाले हाइड्रोजन में, राइट वाले हाइड्रोजन में हाइड्रोजन को निकालो और वहां पे रख दो COOH, ठीक है। वहां पे क्या लगा दो? COOH, यानी आपका क्या है? ये एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है। इट इज नथिंग बट अ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आपका एक एसिड हो गया। लेफ्ट वाले साइड में, इस साइड में क्या करना है आपको? इस हाइड्रोजन को निकालना है, ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको निकालना है, वापस ला दें यहाँ पे, इसको निकालना है और यहाँ पे लगाना है NH2। यहाँ पे क्या लगाना है आपका? NH2, यानी आपका ये अमोनिया, अमोनो वाला ग्रुप हो गया, सही है। ये आपका क्या हो गया? अमोनो वाला ग्रुप हो गया। और नीचे वाला यहाँ पे लिख दो R। R क्या होता है बच्चों? R कुछ भी हो सकता है, RH भी हो सकता है, RCH3 भी हो सकता है, RCH2OH भी हो सकता है, मतलब R आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, समझ रहे हो। एंड ये बन जाएगा आपका एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अब इसमें सिर्फ आप R को चेंज करते जाओ और अलग अलग प्रकार के अमाइनो एसिड बनाते जाओ, समझ रहे हो। अलग अलग प्रकार के अमाइनो एसिड बनाने तो सिर्फ आपको क्या करना है? इस R को चेंज करना है। R कैन बी एनीथिंग। R की जगह आप कोई बेंजीन का रिंग लगा दो, R की जगह सिर्फ H लगा दो, R की जगह कुछ भी लगा दो, समझ रहे हो। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ योर अमाइनो एसिड, सही है। अब समझ में आया ये लाइन? ये लाइन अब समझ में आया व्हाट इज मीन बाय सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। सब्स्टिट्यूटेड मतलब क्या? आप मीथेन के स्ट्रक्चर में ही कुछ कुछ चीजें सब्स्टिट्यूट कर दो, H निकालो कुछ और डालो, इधर से H निकालो कुछ और डालो। अब आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा, अब आप लोग देखो, अब आप लोग को एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे एक ग्रुप है अमोनो का, एक ग्रुप है एसिड का, सही है। ये जो ग्रुप है ना बच्चों, ये हमेशा बेसिक ग्रुप होता है, बेसिक बेस होता है। ये हमेशा H+ को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास लोन पेयर होता है, तो वो हमेशा लोन पेयर डोनेट करने की कोशिश में रहता है और कहीं से कहीं खींचने की कोशिश में रहता है, तो ये हमेशा H+ को एक्सेप्ट करता है। वहीं ये एसिडिक ग्रुप है। एसिडिक क्या करते हैं? एसिड्स क्या करते हैं? H+ को डोनेट करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, समझ रहे हो। तो ये H+ डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा, ये H+ देके इलेक्ट्रॉन देके H को अपने पास ले लेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये एसिडिक ग्रुप है, यहाँ पे ये बेसिक ग्रुप है, एंड दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ योर अमाइनो एसिड। क्लियर है? अब इमेजिन करो कि मैंने एक अमाइनो एसिड लिया और उसको एक न्यूट्रल मीडियम में डाल दिया। मान लो एक कंटेनर है एंड दिस कंटेनर इज द न्यूट्रल मीडियम। क्या है ये? न्यूट्रल मीडियम। क्लियर है? न्यूट्रल मीडियम में डाल दिया मैंने अपना एक अमाइनो एसिड, कोई भी अमाइनो एसिड ले लो, मान लो NH2, यहां मान लो मैंने H ले लिया, समझ रहे हो, और यहां पे मैंने आपका H रहेगा ही, ठीक है। दिस इज द ग्लाइसिन, दिस इज द ग्लाइसिन नामक अमाइनो एसिड एंड इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। इट इज द सिंपलेस्ट। H से सिंपल और क्या ही होगा यार? R ग्रुप में H से सिंपल और क्या ही होगा? इससे ऊपर जाओगे तो CH3 आएगा, और जाओगे तो CH2OH आएगा, और जाओगे तो उसमें एरोमेटिक रिंग भी लगती है टायरोसिन जैसा कंपाउंड में, सही है। तो अगर मैं बात करूं, ये एक न्यूट्रल मीडियम है। न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा भैया? न्यूट्रल मीडियम में बच्चों हमेशा ये H+ रिलीज हो जाएगा, H+ रिलीज हो जाएगा, क्योंकि ये भैया क्या है? एसिड है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लग गया। और ये क्या है? ये जो NH2 है, ये क्या है? बेस, तो ये जाके इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे NH3 हो जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, समझ रहे हो। सो यहाँ पे क्या हुआ? एक ही मॉलिक्यूल में क्या हुआ? एक साइड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, मतलब आपके प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, और एक क्या कर रहा है? उसको एक्सेप्ट कर रहा है। एक डोनेट कर रहा है, एक एक्सेप्ट कर रहा है, सही है। और दोनों में देखो चार्ज बन गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज। अगर एक ही देखो आयंस, हम लोग को पता है आयंस मतलब क्या? कटायन अनायन, दिस इज कटायन अनायन। अगर एक ही कंपाउंड में कटायन भी प्रेजेंट है, एक ही कंपाउंड में अनायन भी प्रेजेंट है बच्चों, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ज्विटर आयन। क्या कहते हैं इसे हम लोग? ज्विटर आयन। ज्विटर आयन मतलब क्या? ज्विटर आयन मतलब एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव भी प्रेजेंट है, एक ही मॉलिक्यूल में नेगेटिव भी प्रेजेंट है। ये सब हो रहा है न्यूट्रल कंपाउंड में, न्यूट्रल स्ट्रक्चर में, समझ रहे हो, न्यूट्रल मीडियम में।
वहीं अगर एसिडिक मीडियम होता तो मानो यहाँ पे कोई एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम मतलब क्या, यहाँ पे बहुत सारे H+ है, बहुत सारे H+ है, सही है। न्यूट्रल मीडियम में ये पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो जाते हैं, तो ये न्यूट्रली बिहेव करता है। बट अगर मैं बात करूं एसिडिक मीडियम की, तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, COOH, यहाँ पे क्या है NH2, यहाँ पे क्या है H, और मान लो यहाँ पे भी H ही है, सही है। अब ये एसिडिक ग्रुप है, ये चाहेगा कि मैं अपना H+ रिलीज कर दूं, बट ये एसिडिक मीडियम है बच्चों। यहाँ नेचर में, यहाँ इन्वायरमेंट में पहले से ही H+ बहुत ज्यादा है, तो क्या ये H+ रिलीज हो पाएगा? क्या ये H+ रिलीज हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, ये H+ रिलीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी नेचर में बहुत ज्यादा H+ है। क्या कहते हैं इसे केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? बताओ। पढ़ा होगा ना आप लोग ने, ठीक है, आप लोग ने पढ़ा होगा ना। अगर एक आयन प्रेजेंट है तो वो दूसरे आयन को नहीं आने देता, वो बोलता है यार तू तो ऑलरेडी है ना, मेरे जैसा ही है ना, तो तू क्यों आए, समझ रहे हो? इसे हम लोग कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या कहते हैं इसे हम लोग बच्चों? कॉमन आयन इफेक्ट, समझ रहे हो? तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये H+ रिलीज नहीं हो पाता। बट इसके पास तो मौका है ना, ये कोई भी H+ को एक्सेप्ट करके यहां 3 बन जाता है और यहां पॉजिटिव बन जाता है, समझ रहे हो? मतलब इसने अपना बेसिक नेचर दिखा दिया, पर ये अपना एसिडिक नेचर नहीं दिखा पाया। मतलब एसिडिक कंडीशन में, ये एसिडिक कंडीशन थी, एसिडिक कंडीशन में आपका अमाइनो एसिड बेस की तरह बिहेव करता है। इसकी तरह बिहेव करता है बच्चों, बेस की तरह बिहेव करता है। वहीं अगर एसिडिक बेसिक कंडीशन होती तो, मान लो बेसिक कंडीशन है, यहां पे इसे मिटा देता हूं, यहां पे एक डब्बा बनाया एंड दिस इज बेसिक कंडीशन, समझ रहे हो? बेसिक कंडीशन मतलब क्या? बहुत सारे OH है, बहुत सारे OH है, समझ रहे हो? बहुत सारे क्या है यहाँ पे OH प्रेजेंट है। OH में यही होता है ना, बेस, सही है। अब इसके बीच में पड़ा हुआ है आपका अमाइनो एसिड, सही है, NH2, यहाँ पे H और यहाँ पे H, सही है। अब होगा क्या, इसको H रिलीज का इसको H कब मिलेगा? जब ये H रिलीज करेगा। अब एसिडिक बेसिक कंडीशन में ये भाई अपना H रिलीज कर देता है, ठीक है, ये क्या कर देता है भाई, अपना H+ क्या कर देता है, रिलीज कर जाता है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, सही है। अब होने क्या वाला था नॉर्मली कि ये जो NH है इसको ये H मिलता, बट ये जो H है ना, ये NH तक पहुंच ही नहीं पाता। इस बेसिक एनवायरमेंट में ये H और OH मिलके बच्चों यहाँ पे वाटर बना लेते हैं, ये H और OH मिलके क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। मतलब इसको अपना बेसिक नेचर, बेसिक कैरेक्टर दिखाने की टाइम ही नहीं मिला, जरूरत ही नहीं पड़ी, सही है। और वहां पे क्या बन गया बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल बन गया, वहां पे क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया, दिख रहा है? मतलब बेसिक कंडीशन में ये हमेशा एसिड की तरह बिहेव करेगा, इसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, एसिड की तरह। क्लियर है? सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ग्लाइसिन समझ में आ गया। एक अमाइनो एसिड और समझ लो, कुछ और समझ लो। जैसे एक होता है COOH, यहाँ NH2, ये कॉमन है, ठीक है। अब देखो ग्लाइसिन में क्या है, यहाँ पे H लगा है, दिस इज द ग्लाइसिन, यही है ना आपका ग्लाइसिन। अगर आपने केमिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी है तो आपको पता होगा एक टर्म होता है बच्चों, कायरल कंपाउंड, पढ़ा है? कायरल कंपाउंड मतलब क्या? अगर आपके एक कंपाउंड पर चारों अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसे हम लोग कायरल कंपाउंड कहेंगे, सही है। और जो भी कायरल होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर तो बायो पढ़ाते, सर को ये सब कैसे पता? बच्चों मैं भी केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, ठीक है, मैंने मास्टर्स किया केमिस्ट्री में। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर यहाँ पे चारों अलग अलग कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल कंपाउंड। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल कंपाउंड बोलते हैं। और जो भी कायरल कंपाउंड होता है बच्चों वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। मतलब जब हम लोग अगर मतलब कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव है तो अगर उस सॉल्यूशन के अंदर, मान लो इसके अंदर जो सॉल्यूशन पड़ा है, पानी पड़ा है ना, बट मान लो ये जो सॉल्यूशन है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब जब मैंने इसमें से एक लाइट पास की, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब एक लाइट पास की, तो ये लाइट का डायरेक्शन बेंड हो जाएगा। जब ये लाइट यहां से निकलेगी ना तो वो बेंड हो जाएगी, समझ रहे हो? ऐसे लाइट को, ऐसे सॉल्यूशन को जो लाइट को बेंड कर सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। पर यहां पे देखो, ग्लाइसिन में देखो, यहां पे भी अच्छा है, यहां पे भी अच्छा है, तो क्या दोनों सेम है? नहीं सेम है। सो ग्लाइसिन इज द ओनली अमाइनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। लिखना है आप लोग को, ग्लाइसिन ये ही एक अकेला अमाइनो एसिड है जो क्या है,
ऑप्टिकली इनएक्टिव है बच्चों, समझ रहे हो, बाकी सारे के सारे क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। टायरोसिन का स्ट्रक्चर आना चाहिए आप लोगों को, COOH, देखो सिंपल है, NH2, यहां पे H लगा है, ये तो अपना कॉमन है। इसके नीचे क्या लगाना है, देखो इसके नीचे लगा दो CH2, सही है, इसके नीचे लगा दो यहां पे एक बेंजीन, सही है, और नीचे यहां पे लगा दो CH2। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ टायरोसिन एंड टायरोसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, टायरोसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दुनिया में बहुत सारे अमाइनो एसिड है, पर उन सारे अमाइनो एसिड्स में से सिर्फ 20 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। सिर्फ 20 ऐसे अमाइनो एसिड है जो क्या है, प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। अब उन 20 अमाइनो एसिड्स में से कुछ अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड हमें बाहर से खाने पड़ते हैं, अलग से लेने पड़ते हैं, समझ रहे हो। तो जो अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, समझ रहे हो। नॉन एसेंशियल मतलब क्या, जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, हमारे बॉडी में प्रेजेंट है इसलिए कोई उसकी इज्जत नहीं है, नॉन एसेंशियल। जिन्हें हमें बाहर से लेना पड़ रहा है, डाइट में लेना पड़ रहा है, दोज आर द एसेंशियल अमाइनो एसिड। क्लियर है, समझ में आई बात। तो आई होप आप लोगों को आज इतने स्ट्रक्चर में, इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बहुत मजा आया होगा, सही है। अगला जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, बहुत मजा आएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। अगर ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर से कर देना वीडियो को, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब के कोई भी नहीं जाएगा, सही है। और फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पे आके, ठीक है। चले मिलते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी।